अब तक हम क्या कर चुके हैं, सही सही बताओ, पता चल रहा है आप लोगों को कि क्या क्या चीजें कर चुके हैं? नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हमें करने हैं, ठीक है। तो वर्ब जो है हमारा चल रहा है, जिसके 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था, है ना, क्रिया क्या होती है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी। सेकेंड लेक्चर जो हुआ उसमें मुझे कराना था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? अब ट्रांजिटिव हमने पिछली क्लास में कर लिया था और इनट्रांजिटिव रह गया था क्योंकि हम ट्रांजिटिव ही समझने लग गए थे बढ़िया तरीके से। कोई बात नहीं, आज हम इनट्रांजिटिव शुरू करेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला जो फंडा होता है वो क्या होता है। कौन सा वाला? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला फंडा जो है वो क्या होता है, ये मुझे आपको बताना है आज की क्लास में, राइट। सो अब सबसे पहले ये बताओ कि पिछली क्लास के नोट्स जो हैं वो कौन कौन पढ़कर आए हैं? बच्चों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं पिछली क्लास के नोट्स? गुड आफ्टरनून कर रहे हैं बच्चे, तो हम भी करते हैं गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था पिछली क्लास में बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब, चल जा भाई, हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब पिछली क्लास में की थी और आज हम क्या करेंगे, इसके आगे इन लगा देंगे, एक और बन जाएगी हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। अब मुझे बच्चे फटाफट बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बताया था, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ट्रांजिटिव याद है, इसीलिए इनट्रांजिटिव शुरू कर सकते हैं। तभी तो डिफरेंस पता चलेगा आपको दोनों के बीच का कि भाई हाँ इसमें ये था, इसमें ये है, मैम ये डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा उस पे, मतलब कि अगर हमने इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हम ट्रांजिटिव वर्ब के केस में अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो इनकम्प्लीट लगेगा, अधूरा सा वाक्य लगेगा जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। यही चीज थी हमारे पास। तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो क्या लेती हैं? एक ऑब्जेक्ट आता है, तुरंत बाद उनके एक ऑब्जेक्ट आता है। अब मैंने ये भी बताया था कि 2 आ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, बताया था ना। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने बताए थे कि जो तुरंत बाद आ रहा है, मतलब क्रिया जो हो रही है वो डायरेक्टली किस चीज के ऊपर हो रही है, राइट। अब जैसे उसने बोला कि वो मेरे लिए फूल लेकर आया, क्या लेकर आया? लेकर आना क्या हुआ? यहां पर क्रिया हुई। लेकर क्या चीज आया? इस क्या का जवाब क्या है यहां पर? फूल। तो फूल क्या हो गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके लिए लेकर आया, मतलब एक और ऑब्जेक्ट है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो मेरे लिए लेकर आया तो मैं हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ट्रांजिटिव वर्ब का। यही बताया था मैंने आप बच्चों को, सही है। बढ़े आगे, याद आ गई ट्रांजिटिव वर्ब की क्या चीज थी? जिनको नहीं आई वो आप लेक्चर देख सकते हो पुराना वाला। आज इनट्रांजिटिव वर्ब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, समझाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये स्यापा है क्या? मैम बोलेंगे मैडम ये क्या इतना बड़ा नाम लिखे जा रहे हो आप, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्या बताना चाहते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये समझाऊंगी। क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी बताएंगे। शुरू करें तो फिर आज फटाफट से, चलो देखते हैं। चलो भाई इंट्रांजिटिव वाली स्लाइड्स कहाँ पर हैं हमारी? ये रही, है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा था। यहाँ पे देखो आप क्या चीज मिसिंग दिख रही है आपको? इंट्रांजिटिव में क्या चीज मिसिंग दिख रही है? इंट्रांजिटिव में दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब कि जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखा कि सैंड्रा क्राइड, ठीक है, या फिर मैं बोल देती हूं कि भूमिका क्राइड, भूमिका रोई, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। हाँ भाई हमें पता चल गया कि वो क्या कर रही है, वो रो रही है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, इसमें कुछ अधूरा हमें नहीं लग रहा था। तो भूमिका क्राइड जब हमने लिखा तो हमें इस वर्ब के साथ किसी भी
ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसका मतलब, इस वाक्य का मतलब समझने के लिए। है क्या हमें इस वाक्य का मतलब समझने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत? नहीं है ना। ये अपने आप में पूरा है कि भूमिका क्राइड मतलब भूमिका रोई। तो इसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता जिससे कि ये वाक्य पूरा नहीं लगता, जैसे हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, ही ब्रॉट, अब मान लो जैसे मैंने बोला कि वो मेरे लिए फूल लेकर आया, ठीक है, और अगर मैं उस वाक्य को केवल ऐसे लिखूं कि एक तो लिखूं मैं कि वो मेरे लिए फूल लेकर आया, ठीक है, एक तो मैं इस वाक्य को ऐसे लिखूं और एक मैं लिखूं वो मेरे लिए लेकर आया। अब बताओ कौन सा वाक्य आपको पूरा लग रहा है इसमें, कि कंप्लीट वाला सेंटेंस कौन सा है इन दोनों में? ये वाला सेंटेंस कंप्लीट है या नीचे वाला सेंटेंस कंप्लीट है? फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट है या सेकंड वाला कंप्लीट है? बताओ मुझे फटाफट, कौन सा वाला? जवाब दो जल्दी जल्दी फटाफट, हमें पूरी क्लास में आज बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है, जल्दी से बताओ फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट है या फिर सेकंड वाला सेंटेंस कंप्लीट है? फर्स्ट वाला कंप्लीट है ना, इसमें हमें नहीं पता कि क्या लेकर आया, तो यहां पर वो जो क्या का जवाब है बच्चों वो हमें नहीं मिला। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखो जिसमें मैंने लिखा कि भूमिका रोई, है ना, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ऊपर वाला जो मैंने लिखा भूमिका रोई, ये वाला सेंटेंस कंप्लीट है? इसमें किसी चीज की जरूरत है? भूमिका क्या रोई, ऐसा तो कुछ नहीं पूछ सकते आप, इसमें आपको पता है कि भाई वो रोई, है ना। तो इसीलिए यहां पर ये जो क्राइड लिखा ना बच्चों हमने, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब उसके साथ उस वाक्य का पूरा अर्थ जानने के लिए हमें किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं कि भाई इस सेंटेंस में, अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ इतना बताना होगा कि यहां पर ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमें और भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आगे और भी पूरा सेंटेंस हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही चीज हमें यहां पर जाननी है। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मान लो एक पूरा लंबा सेंटेंस है, जैसे कि यहां पर ये सेंटेंस देख रहे हो आप कि दे डांस्ड एट सैलीज बर्थडे पार्टी फॉर आवर्स, उन्होंने डांस किया सैली की बर्थडे पार्टी पर घंटों के लिए, मतलब बहुत घंटों तक वो नाचते रहे। इस वाक्य में अगर हम इस वाक्य का ये वाला पार्ट भूल जाएं, ये वाला पार्ट हटा दे बिल्कुल, और सिर्फ इतना देखें कि सब्जेक्ट के साथ हमारे पास वर्ब है, क्या है सब्जेक्ट के साथ यहां पे हमारे पास? वर्ब। तो क्या दे डांस्ड जो है, यहां पर जो दे डांस्ड लिखा हुआ है, क्या ये कंप्लीट है वाक्य? मतलब इसमें दे डांस्ड का क्या मतलब होगा यहां पर? चल जाओ, क्या हो गया है? दे डांस्ड, उन्होंने मतलब डांस किया, राइट, उन्होंने डांस किया, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? क्यों नहीं है? उन्होंने डांस किया, हम इसमें सवाल कर सकते हैं कोई भी, उन्होंने डांस क्या किया? नहीं, हमें बता दिया उन्होंने, जैसे एक सेंटेंस मैंने बताया था कि वो रोई, भूमिका रोई, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस था कि भाई हमें पता है कि वो क्या कर रही थी, वो रो रही थी, वो रोई। इसमें वो लोग क्या कर रहे थे? वो डांस कर रहे थे, तो दे डांस्ड, उन्होंने डांस किया। तो यहां पर ये जो डांस वर्ब है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों। क्या है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग हमें दे रही है। बिना ऑब्जेक्ट के केवल अगर हम इसे सब्जेक्ट के साथ देखेंगे तो भी ये एक पूरा वाक्य, मतलब समझने वाला वाक्य जो है वो बन सकता है कि दे डांस्ड मतलब उन्होंने डांस किया, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता कि दे ब्रॉट, वो लाए, तो यहां हम सवाल कर सकते हैं कि वो क्या लाए,
तो इसीलिए जो ब्रॉट होगा ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसमें हमें जरूरत है ये जानने की कि वो क्या लेकर आया। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, ऐसी वर्ब्स बताई थी जो कि क्या करती हैं, जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना ही लगाना पड़ता है। कहाँ गई वो, ये देखो यहां पर, ये देखो यहां पर था ना कि अवार्ड हुआ, ऑफर हुआ, कि उन्होंने अवार्ड क्या दिया, किसको दिया, ऑफर क्या चीज ऑफर की, सेंड क्या चीज भेजी, ब्रिंग क्या चीज लेकर आए। क्या कर सकते हैं हम, क्या पूछ सकते हैं जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज करते हैं किसी भी वाक्य के अंदर। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ बच्चों सिर्फ इतना सा खेल है, इतनी सी स्कीम है, इतना सा समझना है कि भाई अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट ना लगाएं, केवल सब्जेक्ट और वर्ब रखें, तो भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग जो है मिल रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बन रहा है कि भाई भूमिका रोई, ठीक है, वो फूल लाया, तो वो फूल लेकर आया, ये क्या था, ट्रांजिटिव, और भूमिका रोई ये क्या है, इंट्रांजिटिव। दोनों अलग अलग तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे द रूम फ्लडेड, अब द रूम यहां पर हो गया सब्जेक्ट और फ्लडेड यहां पर हो गया वर्ब, ठीक है। तो रूम फ्लडेड मतलब बाढ़ आ गई कमरे में, कमरे में बाढ़ आ गई कंप्लीट है। कमरे में बाढ़ क्या आ गई, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ कि कमरे में बाढ़ क्या आ गई, किसी तरीके का सवाल हुआ, ये नहीं हुआ। कमरे में बाढ़ आ गई अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, इसीलिए ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी स्वैम, हम तैरे, कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। हम क्या तैरे, क्या तैरे क्या होता है, कोई सेंटेंस होता है क्या ये क्या तैरे, नहीं, हम तैरे, वी स्वैम, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके आगे अब कुछ और भी सेंटेंस होगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है ना। जैसे अभी मैंने आपको सैली वाला एग्जांपल दिया था, फ्लडेड इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, बिल्कुल सही। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यहां तक कोई भी दिक्कत। द बर्ड्स फ्लू, जो पक्षी थे वो उड़ गए, तो ठीक है, पक्षी क्या उड़ गए, कोई सवाल नहीं होता। इसके आगे कुछ और होगा या ऑब्जेक्ट होगा, द बर्ड्स फ्लू टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ। तो अगर वो आसमान की तरफ अगर हम ना भी लिखें, केवल इतना सा लिखें कि द बर्ड्स फ्लू, तो इसमें भी हमें समझ में आ रहा है, ये भी एक कंप्लीट वाक्य है अपने आप में। समझ में आया आपको, आया 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 आया, ठीक है। आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी अभी तक आ रही है का, नहीं, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो और। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, और इस नोट का मतलब क्या है, इस नोट का मतलब है कि हमें देखना होता है, या फिर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि बहुत सारी जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, बहुत सारी जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो यूजुअली क्या दिखाएंगी, कोई मूवमेंट दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी बच्चों, वो कोई मूवमेंट दिखाएंगी, या फिर कोई प्रेपोजिशन या एडवर्बियल फ्रेज उसके आगे होगा, ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग जो है या फिर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड कर रखी होगी। ऐसा होगा, बहुत सी बार आप देखोगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आपको कोई भी मूवमेंट दिखाएंगे, यूजुअली मूवमेंट ही दिखाई देती है, जैसे ही स्वैम, ही क्राइड, है ना, द बर्ड्स फ्लू, तो इनमें हमने क्या देखा, एक मूवमेंट ही देखी ना। उसी तरीके से अब देखो आगे का ये जो सेंटेंस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि दे डांस्ड एट सैलीज बर्थडे पार्टी फॉर आवर्स, कि उन्होंने डांस किया सैली की बर्थडे पार्टी पर घंटों के लिए। तो मैंने बोला था कि ये चीज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप हटा भी देते हो तो ये अपने आप में एक मतलब बताता है, जो कि है दे डांस्ड, मतलब उन्होंने डांस किया। अगला सेंटेंस देखो, when the fire alarm rang, जब फायर अलार्म रैंग हुआ मतलब बजा, we all ran out of the building, हम सब भागे। अब अगर आप इतना सेंटेंस देखो कि जब फायर अलार्म बजा, we all ran, हम सब, we all यहां सब्जेक्ट हो गए और ran यहां पर वर्ब हुई,
ठीक है, तो हम सब भागे, वी ऑल रैन, ये अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है? ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये और चीजें जो वो हमें बताना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों के बिना भी ये इतना सा पार्ट अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है? बताओ। तो यहां पर ये जो वर्ब है ना, रैन सॉरी, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल देखो, द लिटिल गर्ल वॉज सिटिंग ऑन द कॉर्नर। अब तुम इसमें से ना ये वाला पार्ट हटा दो, ये मत देखो। द लिटिल गर्ल वॉज सिटिंग, जो छोटी बच्ची थी वो बैठी हुई थी। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कहाँ बैठी हुई थी? इस वर्ब को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताइए इस वर्ब की, कि बैठी हुई थी तो कहाँ बैठी हुई थी? तो वो बैठी हुई थी कॉर्नर में। लेकिन यहाँ पर है कि द गर्ल वॉज सिटिंग, जो लड़की है वो बैठी हुई थी, तो यहाँ पर सिटिंग क्या हुई बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्या हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। तो अगर हम ये इन द ईस्ट ना लगाएं और केवल लिखे द सन राइजेज, सूर्य उगता है, हमें पता है उगता है। सूर्य क्या उगता है ये तो हम सवाल नहीं कर सकते, कहां से उगता है ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना भी बोल रहे हैं कि द सन राइजेज, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। तो इस वाक्य के अंदर ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। इस तरीके से आपको वाक्य को देखना पड़ेगा कि अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को देख रहे हैं साथ में, तो क्या वो अपने आप में कंप्लीट वाक्य है या नहीं, कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं। अगर वो कंप्लीट सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया था, वो मेरे लिए लेकर आया, क्या लेकर आया? हम सवाल कर सकते थे कि भाई फूल लेकर आया, लेकिन मैंने एक और बताया कि वह रोई। तो हमने बोला अगर मैं लिखती कि शी क्राइड इन दी पार्टी, वह रोई पार्टी में, तो अगर इन द पार्टी में हटा देती, जैसे शी क्राइड इन दी पार्टी, राइट, तो अगर मैं इसमें से इन द पार्टी हटा देती इस वाक्य में से, ये ना लिखती, तो भी मेरा ये वाक्य पूरा था, कंप्लीट सेंटेंस था कि नहीं था? राइट, बिल्कुल सही। समझ में आया इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब? ताकि हम आगे अब उस पर बढ़ सके कि भाई दो चार चीजें और हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है और हमें जाननी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को, अब ये आपको थोड़ा सा आई थिंक समझ में ना आए क्योंकि अभी हमने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस नोट को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे तो एक्टिव और पैसिव पढ़ने के दौरान हमें याद रहना चाहिए कि भाई जो भी वाक्य में अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य है, अब मान लो कोई भी वाक्य दे दिया और उसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ही वो वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज होगा। अगर उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो चेंज नहीं होगा। यही चीज यहां पर बताई गई है कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती। ये हम कब पढ़ेंगे? अब जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। तो एक्टिव पैसिव के दौरान हमें ये याद रहना चाहिए कि हाँ, वर्ब में मैम ने बताया था कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो उसका कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, जैसे यहां पर है द हरिकेन हैपेंड इन 1997। हरिकेन कब हैपन हुआ? अब हम यहाँ पे अगर 1997 हटा दें तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि भाई जो हरिकेन आया वो हरिकेन हैपेंड, मतलब हरिकेन आया। क्या हरिकेन आया ऐसा सवाल नहीं होता। तो ये अगर ये इंफॉर्मेशन हटा दें तो ये अपने आप में कंप्लीट है, सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसीलिए इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता। अभी आपको पैसिव फॉर्म बनाना नहीं आएगा, लेकिन अगर हम देखें तो द हरिकेन वॉज हैपेंड, इस तरीके का कोई सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। वैसे ही द एथलीट रैन,
so fast that he broke the world record, कि भाई वो जो एथलीट था वो इतना तेज भागा कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अगर मैं ये so fast वाली चीज हटा दूं और सिर्फ रखूं कि द एथलीट रैन, एथलीट दौड़ा, तो ये कंप्लीट है अपने आप में, इसीलिए हम इसका पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ लिखी हैं जो कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स भी बताई थी। तो बेसिकली आपको इनको याद तो एज सच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, हाँ इन वर्ब्स के बारे में था कि भाई ये ट्रांजिटिव होती हैं, ये इंट्रांजिटिव होती हैं। वैसे आपको उस वाक्य से ही समझना होगा, यही वाली ट्रिक लगा के कि क्या वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब अगर हम देख रहे हैं तो क्या वो कंप्लीट है। अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फाइनली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। किसकी? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी अग्रीमेंट मतलब हम उस बात से सहमत हैं, है ना। अग्रीमेंट हो गया, किसी भी चीज पे आप अग्री करते हो या कोई भी अग्रीमेंट है तो उसमें मतलब आप सहमत हो उस चीज से, आपने मान ली है वो बात। सब्जेक्ट हमें पता है, वर्ब हमें पता है। अगर कोई एक वाक्य है, वाक्य में मैंने बोला कि सब्जेक्ट तो है सिंगुलर, मतलब मान लिया कि सब्जेक्ट हमारा क्या था? सिंगुलर था, मतलब एक वचन था, लेकिन हमने जो क्रिया इस्तेमाल की, जो वर्ब इस्तेमाल की, वो हमने प्लूरल इस्तेमाल की। तो ये चीज गलत है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो वर्ब भी एक वचन ही इस्तेमाल होगी। लेकिन इसमें अब बहुत सारी चीजें, अब आज आपका टेस्ट होगा कि आपको नाउन याद है या नहीं है, क्योंकि नाउन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही तो होता है, नाउन ही होता है ना सब्जेक्ट। कर्ता कौन होता है? कोई नाउन ही तो होता है, संज्ञा ही तो होती है कोई। तो वही बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो अग्रीमेंट है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। मैं एक वचन हूं तो भाई तू भी एक वचन ही रहेगा। तेरी हिम्मत नहीं हो जानी चाहिए कि तू बहुवचन बन जाए, इतने गट्स नहीं आने चाहिए तेरे अंदर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यस मैम। लेकिन अगर हम बात करें आर्मी की, मैंने बोला मान लो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है आर्मी। अब बोलोगे आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए तो हमें क्या करना होगा? प्लूरल लगाना होगा वर्ब। लेकिन नहीं, ऐसी जगह पे हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये आर्मी टर्म है इसको हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। इसके लिए इसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे। तो इस तरीके के कुछ रूल्स जो है वो पढ़ लेते हैं। समझ में आया कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या, इस टर्म का मतलब क्या है, ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सारी चीजें। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण है भाई? बता, जल्दी बता। टू टेक केयर ऑफ दी सब्जेक्ट, कि हम हमारे कर्ता का ध्यान रखें, हमारे सब्जेक्ट का ध्यान रखें, और वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखें, कि भाई हम हमेशा वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखें। इस पे बेस्ड एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। करेक्शन वाले जो होते हैं ना, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेस्ड,
और बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि ये कुछ रूल्स जो मैं बताऊंगी ये रूल्स उन्हें नहीं पता होते, पर हमें पता चल जाएंगे क्योंकि हम आज पढ़ेंगे हमारी क्लास में, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वर्ब जो है वो कंपैटिबल हो और अग्री करे किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, ताकि एक वैलिड सेंटेंस हम बना सके। क्या बना सके, एक वैलिड सेंटेंस जो है वो हम बना सके, इसीलिए वो होना चाहिए। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इन एग्जाम्पल्स से हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो बहुत आसान सा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है मैंने कि दीपक इज प्लेइंग विद अ बॉल। पानी पी लेती हूं मैं इतने, आप देखो दोनों सेंटेंसेस को। चलो गला ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप प्लीज़ ध्यान दीजिए और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए ना आपके लाइक और शेयर से, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से, आपके दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। इफ वी राइट दीपक इज प्लेइंग विद अ बॉल, अगर हम लिखते हैं कि दीपक बॉल के साथ खेल रहा है, दीपक क्या कर रहा है, दीपक बॉल के साथ खेल रहा है। दीपक क्या है यहां पर, व्हाट इज दीपक हियर, जलाने वाला दीपक नहीं है, ये लड़का है एक। तो जो दीपक है यहां पर वो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और एक प्रॉपर नाउन भी है, प्रॉपर नाउन है ना, लड़का है, लड़के का नाम दिया हुआ है, तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, साथ ही साथ प्रॉपर नाउन है। देखो यही तो मजे आते हैं जब हम सारी क्लासेस एक साथ अटेंड करते हैं ना, तो हमें पता होता है भाई वाक्य में सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, मैम ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देते हो आप सेंटेंस का, कुछ भी पूछ लो उसमें क्या गलती है क्या नहीं है सारे बता दोगे आप, राइट। सो देखो दीपक इज प्लेइंग विद अ बॉल, तो दीपक यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्रॉपर नाउन है, साथ ही साथ सिंगुलर भी है। सिंगुलर मतलब एक वचन भी है, क्या है, एक वचन, राइट। कई सारे दीपक थोड़ी है, एक ही दीपक की बात कर रहे हैं हम, राइट। सो दीपक इज प्लेइंग विद अ बॉल, दीपक बॉल के साथ खेल रहा है। तो इज क्या है, इज एक सिंगुलर वर्ब है। इज एम आर, आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए या सेकंड पर्सन के लिए, राइट। सो दीपक इज प्लेइंग विद अ बॉल, तो दीपक के साथ अगर इज लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है दीपक के साथ इज लगाने में, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर हम लिखते दीपक आर प्लेइंग विद अ बॉल तो ये गलत हो जाता क्योंकि ये प्लूरल नहीं है यहाँ पर, राइट, प्लूरल नहीं है ना, ये यहाँ पर सिंगुलर ही है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर था तो भाई हमने वर्ब भी सिंगुलर लिया, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस बना। लेकिन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमने प्लूरल ले लिया कि सब्जेक्ट तो हमारा एक वचन रह गया और वर्ब हमने बहुवचन लगा दिया, तो ये दोनों आपस में सहमत नहीं है, इनकी लड़ाई हो गई और हमारा वाक्य खराब हो गया, कोई मतलब नहीं निकला वाक्य का। डेयरिंग कर ली ना इसने बहुवचन बनने की, तो उसने बोला तू है ही गलत, तेरा कोई मतलब ही नहीं है, तू जा यहाँ से, कोई यूज नहीं करेगा तेरे को, आज के बाद तुझे निष्कासित नहीं, तेरे को हम क्या कर देते हैं, तेरे को वनवास दे देते हैं, तू इस्तेमाल ही नहीं होएगा, तेरा कोई मतलब ही नहीं, गलत है तू। हमेशा तेरे को मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, सहमति रखनी पड़ेगी, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, अब मैंने यही समझाया हुआ है, ये मैं थोड़ा इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग जब बाद में नोट्स को रिवाइज करो तो आपको समझ में आए कि अच्छा भाई मैम ने ये चीज बताई थी क्या, हाँ ये चीज एक्सप्लेन की थी, इसलिए नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। सो इज प्लेइंग सही होगा और आर प्लेइंग गलत होगा।
अब आया रूल। क्या रूल है? सबसे पहला है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंगुलर नाउन के साथ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यही नहीं नाउन हो, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन संज्ञा है या फिर एक वचन सर्वनाम है, हमें ये चीज याद रखनी होगी कि हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही हो, जो हमने अभी पिछले वाले सेंटेंस में लिखा। तो ये हमारा पहला रूल होता है, ठीक है। जैसे शी इज प्लेइंग द वीणा, वो क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है। तो शी जो है यहां पर ये सिंगुलर है और प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, राइट। तो अब ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगेगी, तो इज यहां पर ठीक है। आगे, द पोस्टमैन इज आस्किंग फॉर योर सिग्नेचर। जो पोस्टमैन है वो आपके सिग्नेचर के लिए पूछ रहा है, मतलब आपके सिग्नेचर चाहता है। तो पोस्टमैन सिंगुलर है तो इज भी हमने सिंगुलर लगाया, इज तो सिंगुलर होता है। पोस्टमैन आर लिख देती मैं तो दोनों में लड़ाई हो जाती, वाक्य गलत हो जाता, ठीक है। द मूवी हैज कॉट एवरीवन्स अटेंशन। मूवी ने सबका जो ध्यान है वो आकर्षित कर लिया। तो मूवी के साथ सिंगुलर है और हैज जो है वो भी हमने सिंगुलर लगाया, ना कि हमने एवरीवन पे ध्यान दिया। हर किसी की अटेंशन उसने कैच कर ली। तो हमने ये जो था इसके पास, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है ये चीज। वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो द मूवी हैज, करता क्या था? मूवी दी, सब्जेक्ट, उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लूरल के साथ क्या होता है? तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है हमारा तो वर्ब भी जो क्या होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। द बॉयज वर डांसिंग इन द कॉरिडोर। जो लड़के हैं वो कॉरिडोर में नाच रहे हैं। तो लड़के, बॉयज, वो क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब, वर भी जो है वो प्लूरल होती है। जैसे वॉज वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है और वर वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? अब यहां पे आपने देखा द चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कहां पर? गार्डन में। तो हमने बच्चों के साथ क्या लगाया? आर लगाया। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। तो ये भी वर्ब जो यहाँ लगेगी वो क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी, दैट इज वर्ड लगेगा। अब यहां तक कोई भी अगर दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे फटाफट से पूछिए कि मैम यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आप प्लीज एक बार और मुझे बता दीजिए। ये दो रूल्स तो मैंने बता ही दिए, ये तो क्लियर हो ही जाने चाहिए। अगला क्या है? अब बात होती है कलेक्टिव नाउन की। किसकी बच्चों? कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? सबसे पहले मुझे इस चीज का जवाब चाहिए फटाफट, और उससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। पहले लाइक करो, शेयर करो और फिर मुझे जवाब दो कि कलेक्टिव नाउन जो है वो मैंने आपको क्या बताया था। क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन? क्या बताया गया था आपको? रूल 1 यही है बच्चों। रूल 1 सिर्फ इतना सा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये है रूल 1, और कुछ भी नहीं है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है जो करता है वो, चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है, करता क्या हो सकता है? संज्ञा सर्वनाम में से कुछ भी हो सकता है। या तो वहां दीपक लिखा होगा या वो ही लिखा होगा, तो दीपक तो नाउन हो गया और ही प्रोनाउन हो गया। तो अगर वो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बताए थे कि इनका मतलब कि क्राउड, जैसे हमने क्राउड देखा था, तो कलेक्टिवली जो एक वर्ड यूज करते हैं हम उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए,
उन लोगों के ग्रुप के लिए जो भी वर्ड यूज होता है, जैसे बैंड हुआ, क्राउड हुआ, टीम हुई, ऑडियंस हुए, ये सब क्या होते हैं? ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। राउट, हर एक के लिए अलग अलग यूज होते हैं। सोल्जर्स का पूरा वो है तो हम उसको आर्मी बोलेंगे, सिंगर्स का है तो उसको हम कोयर बोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग अगर कोई चीज देखने आए तो वो ऑडियंस हो गई। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कलेक्टिव नाउन अगर यूज हुआ है किसी भी वाक्य के अंदर तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, ना कि प्लूरल। क्या ट्रीट किया जाएगा उसको? सिंगुलर। अब आप सोचोगे मैम क्राउड में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर बहुत सारे लोग तो बहुवचन हो गए, तो हमें जो क्रिया है वो भी बहुवचन लगानी चाहिए, मतलब वर्ब भी हमें बहुवचन लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं कि भाई उन सभी लोगों के लिए हम एक वर्ड यूज करें कि भाई क्राउड है। हर एक के बारे में नहीं पता हमें, भीड़ है, भीड़ में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो उनको हमने एक बोल दिया कि ये क्राउड है, ठीक है, भीड़ है, तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा यहां पर, और वर्ब जो है वो यहां पर सिंगुलर ही लगेगी। समझ में आया? Our team has to win the match। तो यहाँ पे जो टीम है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं और सेम काम करते हैं वो, राइट? यही तो हमने बताया था कलेक्टिव नाउन में क्या होते हैं कि कई लोगों का ग्रुप होता है जो सेम चीज कर रहे होते हैं। जैसे जो टीम है वो गेम खेल रही है तो वो सेम गेम खेल रही है। क्रिकेट है तो सारे जने उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। आर्मी है तो सारे जवान है उसमें, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। वैसे ही आवर टीम हैज टू विन द मैच, हमारी टीम को मैच जीतना ही होगा, तो टीम को हम क्या करेंगे? सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये लोग पता है क्या करेंगे आपसे एरर डिटेक्शन में? कुछ नहीं, यही पूछेंगे कि भाई यूं बताओ कि आवर टीम, यहां पे बोल देंगे नहीं, द क्राउड, फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द क्राउड वर वेरी नॉइसी, मतलब बहुत शोर कर रही थी। आप तो नहीं कर रहे हो शोर, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, कमेंट्स भी जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो, जो पूछ रहे हो जल्दी जल्दी तो बता नहीं रहे हो। जल्दी से जवाब दो मुझे हर एक चीज का, जो भी मैं छोटी छोटी चीजें पूछती हूँ हर एक का जवाब मिलना चाहिए मुझे, ठीक है? द क्राउड वर वेरी नॉइजी, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन था, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक वचन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वर्ब भी हम एक वचन यूज करेंगे, मतलब वॉज ही यूज करेंगे, वर्ब भी, वर्ब यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑडियंस इज हैविंग अ गाला टाइम। गाला टाइम मतलब बहुत मजे आ रहे हैं उनको, बड़ा एंजॉय कर रही हैं वो। सो ऑडियंस, यहाँ पर दर्शक बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए हम दर्शकों के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ऑडियंस। जो सभी लोग एक ही चीज देखने आए हैं, तो वो एक ही काम करने आए हैं, वो शो देखने आए हैं या वो मैच देखने आए हैं, तो वो सभी क्या है? ऑडियंस। और ऑडियंस के लिए हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, दैट इज। आर नहीं लगाएंगे, द ऑडियंस आर हैविंग अ गाला टाइम, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? द बैंड इज प्लेइंग द स्कूल सॉन्ग। जो बैंड है वो क्या कर रहा है? स्कूल सॉन्ग प्ले कर रहा है। तो बैंड जो है वो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन हुआ, और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाई। अब अगर ऐसे सवालों में गलती करी है ना, तो डंडे तो तुम्हारे पड़ने चाहिए 100%, क्योंकि अब और इतना समझाने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो वापस पूछ सकते हो, लेकिन गलती नहीं करनी है। पीडीएफ मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक में ये जो सारी चीजें हैं ये सब एज इट इज आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है? फोर्थ रूल क्या है हमारा आज का? आज ही कराऊं फोर्थ रूल या नेक्स्ट क्लास में करवाऊं? जल्दी से बताओ।
नेक्स्ट क्लास में करवाएं, 2-3 रूल्स और बचे हैं हमारे और हमारी क्लास का टाइम हो गया है। 4 रूल और बचे हैं, तो जो बाकी के 4 रूल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ही, और वर्ब पूरा खत्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, एडवर्ब की तरफ बढ़ेंगे, एडजेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, और इस तरीके से सारी चीजें जो है वो हम धीरे 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 करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। जिन बच्चों ने बीच में से क्लास अटेंड की थी वो पूरी क्लास जरूर अटेंड करो। पिछला लेक्चर नहीं किया था वर्ब का तो प्लीज डू अटेंड दोज लेक्चर्स, उन लेक्चर्स को भी आप प्लीज अटेंड करें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। आधी अधूरी नॉलेज नहीं रखनी है, हमें पूरा सीखना है, हमें पूरा आना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका टाइम टेबल है 10th और 12th क्लास के हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई कब क्लास होती है मैम, आप कब पढ़ाते हो लिटरेचर वाला पार्ट, तो लिटरेचर वाले पार्ट की भी आपकी क्लासेस होती हैं, आप वो सभी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नोट्स रिवाइज करके आना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां सारे नोट्स हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।